हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो रहेगा नेशनलिज्म इन यूरोप का यूनिट 2 और इस चैप्टर का नाम है, इस टॉपिक का नाम है, इस चैप्टर का नाम तो नेशनलिज्म इन यूरोप ही है। कंटिन्यू हम कर रहे हैं और उसका आगे का पार्ट हम नेक्स्ट यूनिट कर रहे हैं, उसका नाम है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। सो दोस्तों, एज यू नो, अर्लियर टाइम्स में स्विट्जरलैंड, ठीक है, ऑस्ट्रिया और हंगरी, ये सारी कंट्रीज जो हैं इनके ऊपर ऑटोनॉमस मोनार्कीज रूल करते थे। ऑटोनॉमस मतलब ऑटोक्रेटिक रूल, जैसे कैसे भी रूल कर लो, है अपनी मर्जी से रूल कर लिया। उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे इतना ऑटोक्रेटिक मोनार्की था और दूसरा था कि देवर नो द पीपल डोंट शेयर एनी कॉमन लैंग्वेज और कल्चर। ये नहीं था लोगों के पास, ठीक है। जैसे राजा की कोई भाषा है, प्रजा कोई बोल रही है, कभी कोई भाषा बोलती है, कभी कोई भाषा बोलती है। अच्छा, आधे लोग कोई ए भाषा बोलते हैं तो आधे बी भाषा बोलते हैं, आधे डी भाषा बोलते हैं, आधे सी भाषा बोलते हैं। तो ऐसे चला। जैसे इसमें एक उदाहरण दिया गया है, एक एग्जाम्पल है। जैसे जो ऑस्ट्रिया हंगरी का एक एम्पायर था, हैब्सबर्ग एम्पायर। हैब्सबर्ग एम्पायर की हम बात करते हैं। तो दोस्तों, इस एम्पायर की खासियत क्या थी अब आगे बताता हूँ। तो पॉइंट्स है कुछ याद रखने हैं। पहला पॉइंट ये कि ये जो पार्ट था ना, पहले वाला, ये था एल्पाइन रीजन्स का पार्ट। पहला पार्ट जो आता है उसमें था ऑस्ट्रिया, ट्रियोल और सडलैंड। वहाँ की आर्टिस्टोक्रेसी क्लास जो थी ना, वो जर्मन बोलती थी। एक जगह है हंगरी, वहाँ की हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो है मैग्यार बोलती थी और हाफ ऑफ द पॉपुलेशन वेराइटी ऑफ डायलेक्ट्स बोलती थी, मतलब भाषा का बहुत ज़्यादा वेरिएशन। और जो उसमें कुछ रीजन्स ऐसे थे जो इटालियन प्रोविंसेस थे। बता रहे ना कितनी डाइवर्सिफाइड भाषा है, कितनी मल्टीपल लैंग्वेजेस है, मल्टीलिंगुअल एम्पायर है। देखिए, वहाँ बताता है इटालियन प्रोविंस है, जैसे इटालियन डोमिनेटिंग स्पीकिंग है, जैसे लम्बार्डी हो गया, वेनेटिया हो गया, ठीक है। और एक जगह है गलेसिया नाम की एक जगह है, वहाँ पे आर्टिस्टोक्रेसी क्या बोलती थी, पॉलिश लैंग्वेज बोलती थी, पॉलिश, ठीक है। और क्या थे, और उनके बॉर्डर पे 3 डोमिनेंट ग्रुप्स रहते थे। तो पहले आते हैं बोहेमियंस एंड स्लोवैक्स, ये नॉर्थ के हैं। क्रेनोला नाम की जगह पे स्लोवेन्स रहते थे। थर्डली ये हुआ कि ईस्टर्न साइड ट्रांसिल्वेनिया में रहते थे बोहेमन्स, ठीक है। और जो बाकी की साइड है, साउथ साइड पे, वो हमारे और रीजन्स रहते थे। सो दोस्तों, इतनी डाइवर्सिफाइड एरिया होने के बाद, इतनी डाइवर्सिफाइड भाषा होने के बाद कैसे आया ये भाव? तो ये सब डिफरेंसेस होने के बाद हमें पता लगता है कि वहाँ पे यही सबको लगा कि कोई पॉलिटिकल यूनिटी इस एम्पायर में नहीं थी। दे डिड नॉट प्रमोट एनी पॉलिटिकल यूनिटी, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, जब पॉलिटिकल यूनिटी नहीं, आपका कोई लैंग्वेज कॉमन नहीं, तो क्या चीज़ लोगों को बांध रखी थी जो सब उस एम्पायर के अंदर था? वो यही था, इज द कॉमन एलिजेंस टू द एम्परर। सिर्फ ये चीज़ बांधी हुई, बाकी ना कोई कॉमन कल्चर, ना कोई कॉमन लैंग्वेज, ना कोई कॉमन हिस्ट्री, कोई बात ना चीत, है ना। मैं अलग आप अलग रह रहे, बस ठीक है, एक राजा है, बस वही। तो अब आगे बात करते हैं दोस्तों। ये तो एक इंट्रो है, आपको समझाने के लिए था, बेसिक मैप है। आपको समझ आ गई कौन सी चीज़ कहाँ थी, हंगरी में क्या था, ये था, सारे डिफरेंसेस समझ आ गई। ये था रीजनल डिफरेंस और हमारी लिंग्विस्टिक चीज़ को दर्शाने के लिए, मल्टीलिंगुअल कल्चर को दर्शाने के लिए ये एक इंट्रो था। अब दोस्तों बात करते हैं द लैंडेड आर्टिस्टोक्रेसी एंड द एजुकेटेड मिडिल क्लास।
दोस्तों ये जो क्लास, ये जो वर्ग है ना, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये जो था ना, ये हमारा आर्टिस्टोक्रेसी कैसे बनी, मैंने आपको अभी पहले बताया पैराग्राफ में, अभी पहले बताया कि आर्टिस्टोक्रेसी लोग बोलते थे तो पॉलिश बोलते थे, स्पीकिंग जो थे वो, तो ये एक ग्रुप था, ये क्लास, ठीक है। तो इसमें क्या होता था, पीपल इन दिस क्लास आर एक्सट्रीमली रिच, दे आर एक्सट्रीमली रिच, ठीक है, दे आर वेरी पावरफुल, दे हैव अ वेरी डोमिनेंट स्टेटस इन द सोसाइटी, ठीक है। उसके लिए ये लोग क्या करते थे, दे हैव vast lands in towns and countrysides. They also many properties. That's why they were known as the landed aristocracy. ठीक है, इसको ये कहा जाता था। दूसरा पॉइंट क्या कहते हैं, फॉर द हाईएस्ट पर्पस टू मेक देम लुक स्पेशल दे स्पीक फ्रेंच, फ्रेंच बोलते थे, फ्रेंच भाषा बोलनी है वहाँ। अच्छा, आगे बता रहा है कि फ्रेंच, दे स्पोक फ्रेंच, है ना। आगे बताते हैं, बुक में ये बताया गया है कि जो वेस्टर्न साइड थी ना, वेस्टर्न साइड का यूरोप जो था पूरा, वहाँ पे लैंड कैसे कल्टिवेटेड होता था, वो था बाय टेनेंट्स। बड़े बड़े रिच हाउस होल्ड लोगों ने अपने घरों में टेनेंट्स को रखा हुआ है और वो आगे। जो ईस्टर्न साइड यूरोप की है, वहाँ पे कैसे होता था, ईस्टर्न साइड जो है वहाँ पे ये क्लास रिलेटिवली कम है, आर्टिस्टोक्रेसी है लेकिन कम है, लोग कम हैं। तो वहाँ कौन से लोग रहते हैं ज़्यादा, ईस्टर्न साइड में प्रेजेंट्री रहती है, पीजेंट्री मतलब पीजेंट्स, वर्किंग क्लास ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि वो वहाँ कम है, दे आर रिलेटिवली वेरी स्मॉल बट हैव अ क्वाइट अ बिट डोमिनेंट पावर, उनकी पावर बहुत डोमिनेंट। अच्छा, हो गया। ईस्टर्न यूरोप में क्या होता था, वास्ट एस्टेट्स पड़े थे, वास्ट बड़ी बड़ी ज़मीनें थी, है ना वहाँ पे, और लोग क्या करते थे, उसको सर्व्स उनको कहा जाता है, उनसे कल्टिवेशन कराते थे। और दोस्तों एंड में ये बात कहना चाहूँगा कि जो हमारी वेस्टर्न यूरोप था, जैसे फ्रांस है, सबसे पहले इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया और वहाँ से क्लास निकली कमर्शियल क्लास, जो प्रोडक्शन करती थी फॉर द मार्केट, और एजुकेटेड मिडिल क्लास ने भी उसमें बहुत साथ बढ़ाया। धीरे धीरे क्या हुआ, मच लेटर फ्रांस और जर्मनी के कुछ पार्ट्स में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगी, बट इंग्लैंड में 18th सेंचुरी में हो गई थी, यहाँ पे 19th सेंचुरी में हुई। लेकिन जो हमारा सेंट्रल यूरोप और ईस्टर्न यूरोप की साइड है, वहाँ पे ये मच लेटर आई। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे वर्किंग क्लास थी, वर्किंग क्लास होगी तो क्या हुआ, वर्किंग क्लास हुई तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, उनके अंदर एजुकेटेड मिडिल क्लास वाले लोग थे, लेकिन वहाँ पे भी वो बहुत कम थे ईस्टर्न साइड में। लेकिन इन्होंने ये आइडिया को पकड़ा कि नेशनल यूनिटी ज़रूरी है। जब क्या हुआ, एबॉलिशन हो गया ऑफ द प्रिविलेजेस, ठीक है, ऑफ मैनी प्रिविलेजेस बाय बर्थ, ठीक है। ये जब हुआ तो उनको समझ आ गई कि भैया नेशनल यूनिटी ज़रूरी है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। दैट्स इट फॉर ऑल, थैंक यू, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। गुड बाय।